हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमिक ग्लोबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हमेशा की तरह मैं रितेश अंगारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और टीम इनविजिटर की तरफ से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और आज अभी जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, तो आई होप आप उसमें अपना ध्यान रख रहे होंगे। उसके साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा जिस टॉपिक पे है मैं थोड़ी देर में रिवील करता हूँ। और स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी वीडियो के गाइडलाइंस हैं वो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक डिटेल रिसर्च का पार्ट है, तो इसे किसी तरीके से मिसयूज़ ना कीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब भी जो है वो कॉपीराइट पे क्लेम करता है, तो प्लीज़ उस चीज़ से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे साथ में ऐड हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बटन है ज़रूर प्रेस करें। जो राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नए अपडेटेड वीडियो डालूं ट्रेनिंग रिलेटेड या एटॉमी रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, तो वो आप तक रेगुलर पहुंच पाए और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं, रितेश संगारे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उसमें मेरा एक डिटेल पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है कि मेरे क्या बिजनेसेस हैं, मैं किन कंपनियों में एसोसिएटेड हूँ, कितनी कंपनीज में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी सारी जानकारी आपको गूगल पे या वो पीडीएफ फाइल पे मिल जाएगी। और जो नए नेटवर्कर्स किसी दूसरी कंपनी से ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं अगर एटमी का भाग बनना, तो आप मेरे बाकी के वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट प्लान और अदर डिटेल चाहिए। और अगर आप टीम यूनिवर्सल का भाग बनते हैं तो टीम यूनिवर्सल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है सारी टीम के सपोर्ट के लिए। प्लस हम एक स्मार्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक सही पोजीशन और सही पावर दी जाए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक एटमी से रिलेटेड तो नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एटमी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है लॉकडाउन और कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में। तो जो इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ है और जो कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैला है, और इसके कारण से जितने समय के लिए लॉकडाउन हुआ है और हम सभी लोग आइसोलेटेड रह रहे हैं अपने घरों पे, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एम्प्लॉयमेंट पे। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि ये पिछले जितने भी साल हैं, मेरे ख्याल से पिछले 30 से 60 साल की सबसे बड़ी जो मंदी का दौर है वो आने वाला है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने भी पहले बताया कि मैं सारा एक रिसर्च के हिसाब से ये बातें प्रोजेक्ट करता हूँ। तो काफ़ी हद तक जो मीडिया चैनल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती है, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को कभी पब्लिसाइज नहीं करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं। ठीक है, बट फैक्ट जो है वो फैक्ट है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो जॉब्स हैं उन जॉब्स को फ़र्क पड़ा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ा है। और इतना मेजर इम्पैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना लंबा जो ये जो चला हुआ है लॉकडाउन, और ये जो लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, 3 मई के आसपास में ख़त्म होने वाला है। तो इस लॉकडाउन से आने वाले समय में लगभग 26 लाख करोड़ का टोटल जो है नुकसान होने वाला है। और जीडीपी ग्रोथ तो गिर गई है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि सरकार और भारत को जो नुकसान है वो अपनी जगह है, बट आप लोगों को और हमें पर्सनल क्या नुकसान होने वाला है उस चीज़ का, तो उसके बारे में आप समझिएगा। क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्टेड है रोजगार से। ठीक है, तो रोजगार में क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। तो आप ये एक रिपोर्ट है, मैंने बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट निकाली हुई है, और इस रिपोर्ट पे मैं सबसे लास्ट में आने की कोशिश करता हूँ, जिसमें फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में समझाने की। इस रिपोर्ट से सबसे जो मेजर इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं वो है एयरलाइंस हो गया है, ऑटो सेक्टर हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसके बाद में लॉजिस्टिक सर्विसेज जो हो गया है, मेटल माइनिंग, ऑयल गैस पावर, और कंज्यूमर रिटेल, केमिकल, एग्रीकल्चर, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी हिडन है, ये सारी जो है वो स्ट्रक्चराइज सर्विसेज है, मतलब से बहुत सारी जो हैं बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जो
बहुत सारे जो रोज़गार हैं वो कहीं न कहीं पे कोई एक स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री से नहीं है। जैसे आप अगर जो मज़दूरों का जो पलायन हो रहा था, तो इन सारी कैटेगरीज़ को मैंने अलग रखा हुआ है। इन कैटेगरीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसका एक डेडिकेटेड रिसर्च है, जिसका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जिसकी एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? तो जैसे किसानों की बात की जाए या फिर मज़दूरों की भी बात की जाए, तो ये सारी रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? मैं मेजर इम्पैक्ट उन इंडस्ट्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंडस्ट्रीज़ बहुत हद तक एक बोल सकते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर वे में काम करती है ना? एक अच्छे तरीके से काम करती है, उन सारी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जीडीपी में जितना परसेंट शेयर करती हैं, प्लस उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट जितना उन्होंने जनरेट किया हुआ है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट है। और इसमें बहुत मेजर ड्रॉप डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है, बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। ये बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा डराने वाली रिपोर्ट है। करीब करीब 136 मिलियन, मतलब शायद 13 करोड़ 60 लाख, या अगर आप करीब करीब मानेंगे तो 14 करोड़ के आसपास की जो जॉब है वो प्रभावित होने वाली हैं। और इस जॉब से रिकवर होने के लिए भारत को करीब 1 से 2 साल लग सकता है, या 1.5 से 2 साल लग सकता है, ठीक है? भले बड़ी कंपनीज या बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जैसे मान के चलिए हम लोग अमूल की बात करें या और कोई भी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो ये हो सकता है ये इस बात को मानने से इनकार करें। वो बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने अपने जो वर्कर्स हैं उन सभी लोगों को ऑलरेडी एक अच्छा ये दे दिया है, क्या बोल सकते हैं, इंसेंटिव दे दिया है, एडवांस जो है वो सैलरी दे चुके हैं। बट अगर कोई भी इंडस्ट्री, मैं आपको इसका टेक्निकल रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी, जो भी इंडस्ट्री जितने लंबे समय के लिए बंद रहती है, या जिस इंडस्ट्री में जितने समय के लिए कोई भी बिजनेस जितने लंबे समय के लिए बंद रहता है, लेट्स से मैं अपने बिजनेसेस की बात करूं, तो अगर मैंने 3 महीने अपने बिजनेसेस को बंद करके रखा हुआ है, और मेरा अगर छोटा सा स्टाफ भी है, और मान के चलिए कि मेरे महीने का रोटेशन 25-30 लाख रुपए है, तो 25-30 लाख रुपए के हिसाब से अगर मैं 3 महीने भी अगर रोटेशन बंद रखता हूं, तो उसका करीब फर्क पड़ता है 75 लाख रुपए का। ये सर मैं एक उदाहरण देने के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप समझिए कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे एम्प्लॉयज़ का खर्च वो खुद की, क्योंकि बिजनेस तो हो नहीं रहा है ना, लॉकडाउन के चक्कर में ऑलरेडी बंद है, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है और कुछ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आती है, तो उसमें भी उतनी ज़्यादा रियायत दी नहीं जाएगी। तो हो सकता है उसमें बोला जाएगा कि इस तरीके से काम करना है, और कोरोना के केसेस एकदम से ख़त्म नहीं होंगे, वो स्लोली ख़त्म होना स्टार्ट होंगे। तो अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर हम लोग एक कोई बड़ी कंपनी की बात कर लें, तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके नेशनल जो हैं वो पूरे इंडिया में एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसका फ़र्क उसके जो नेशनल मार्केट है उस पे पड़ेगा, ठीक है? और पूरे भारत के मार्केट पे अगर फ़र्क पड़ेगा, तो मान लीजिए कि उस कंपनी का रोटेशन 1,00,000 करोड़ महीने का है। तो अगर 3 महीने की सैलरी अगर उन्हें अपने वर्कर्स की देनी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस वगैरह रखना पड़ता है, सारी चीज़ें, चाहे वो आप आईटी सेक्टर्स की बात कर लें या किसी भी सर्विसेज की बात कर लें, क्योंकि एक भी चीज़ का फ़र्क, अगर ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट का फ़र्क ऑटोमेटिकली बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो 1,000 करोड़ भी उसको रखते हैं, तो उनके पास में रिजर्व कैपिटल इतना होना चाहिए कंपनी के पास में, या तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। लेट्स से कि अगर 20-25 साल या 50 साल पुरानी कंपनी है, और एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल और बहुत ज़्यादा बड़े बैकअप के साथ में कंपनी रन कर रही है, तो डेफिनेटली उसको हो सकता है कुछ परेशानी ना हो। बट जैसे कोई मिड साइज फर्म है, जिनके 100 एम्प्लॉय हैं, 150 एम्प्लॉय हैं, और उनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिजर्व कैपिटल नहीं है, वो सिर्फ रोटेशन जो भी उनका कैश फ्लो आता है उस कैश फ्लो के हिसाब से ही मैनेज करते हैं वो। तो ऐसी कंपनीज और ऐसी फर्म्स और ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उनके लिए 3 महीने बाद या 2 महीने बाद में रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा, चाहे सरकार कितनी भी रियायत देने की कोशिश करे, क्योंकि जॉब डेफिनेटली तब भी है, बट जो पिछला जो घाटा हुआ है, जो 3 महीने का घाटा हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए उन्हें उतना फीड करना पड़ेगा वापस से रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि उन्हें 3 महीने की, जैसे सरकार ने बोला है कि 3 महीने की या 2 महीने की जो भी सैलरीज हैं वो डेफिनेटली देनी पड़ेंगी। तो वो सैलरीज देना प्लस उसको वापस रोलिंग पे लाना, और वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो लेट्स से किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो उसको भी प्रॉब्लम है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन लेके रखी हुई तो उसे भी प्रॉब्लम है, या फिर कोई एक बड़ा ब्रांड होल्ड कर रहा है तो उसे भी दिक्कत है। तो कुल मिला के इसका इफ़ेक्ट, अगर रोटेशन रुकता है, तो अगर ये कैश फ्लो रुकता है,
तो उसका इफेक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ता है। मेजर इफेक्ट किस पे पड़ा हुआ है, तो वो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये मेजर प्रभावित हुई है, ये कंप्लीटली शट डाउन हुई है। मतलब इसमें अगर आप जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात करेंगे, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स पे ये नहीं है कि सिर्फ टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो एजेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ा है, या सिर्फ ऑनलाइन जो टूर्स एंड ट्रैवल्स बुक करने वाली जो कंपनीज है सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ा हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। लेट्स से अगर होटल की बात करें तो होटल में बहुत सारे वर्कर्स और ये काम करते हैं। अगर हम लोग फ्लाइट की बात करें तो वहाँ पे रेलवेज़ की बात करें, तो गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स से सेव हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बाकी सारी प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो थोड़ा सा ये कहना मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स डेफिनेटली सेफ़ हैं, और गवर्नमेंट जॉब सेफ़ हैं। इसके अलावा अगर आप बोल सकते हैं कि जो बड़ी फर्म्स हैं, बहुत बड़ी फर्म्स हैं, जिनका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। और जितना गिरावट, अगर मान लीजिए कि कोई आईपीओ रजिस्टर्ड, आईपीओ मतलब से अगर कोई शेयर मार्केट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जितना शेयर मार्केट डाउन हुआ है और जैसे ही ओपन होता है उसके बाद में, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बाउंस बैक होगा, तो वो वहाँ से रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो आईपीओ रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उन सारी कंपनीज को अपने पर्सनल पॉकेट से वो सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो 14 करोड़ के आसपास जो जॉब्स हैं वो मेजर रिस्क पे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फिगर है, मतलब इतना बड़ा फिगर पिछले शायद से आप 30-50 साल की रिपोर्ट भी देख लेंगे तो शायद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बीमारी ने इतना ज़्यादा फ़र्क डाला हुआ है, ठीक है। अब अगर आप बाकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट, ये मैं सारे जो जाने माने न्यूज़पेपर हैं और नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, मैं उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये मैंने बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट बताया था। इसके बाद में इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट देखेंगे, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो करीब करीब ये शायद से मार्च में 7-8% के आसपास था, वो बढ़ के सीधा 23% तक पहुँच गया है। और सीधा 23% तक जो पहुँचा हुआ है, ये भी जो 14 करोड़ की जो टोटल इसमें बताया है कि जो जॉब्स जाने वाली है, तो वो 14 करोड़ जॉब्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर ही उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बाकी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या आ जाता है, लेबर्स कैटेगरी वाले लोग आ जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 23% जो है वो मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट रेट बाउंस किया है, ठीक है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, उसमें भी यही बताया है कि कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में 23% जो है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें, ये रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर की है, सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो करीब 15 मिलियन जॉब्स जो है वो प्रभावित हुई हैं सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर पे। सिर्फ एक इकलौते सेक्टर पे 15 मिलियन जॉब्स जो है वो प्रभावित हुई हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ओके, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है कि करीब 38 मिलियन जॉब जो है वो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में सिर्फ जा सकती हैं या गई हैं, ठीक है। और जा भी इसलिए सकती हैं क्योंकि एक टाइम के बाद में अगर लेट से ये सारा पार्ट हटता भी है, इसका ये पूरा हटता है, तो जो लोग रेगुलर ट्रैवल और टूरिज्म करते थे और जो जाते थे एक दो जगह पे रेगुलर टूर्स एंड ट्रैवल्स करते थे, तो वो अवॉइड करेंगे थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है वो 2-3 महीने 5 महीने तक अवॉइड करें, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर बिजनेस ही नहीं आएगा तो किस तरीके से जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो आईटी और टेक्निकल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है सब चीज़ें। आईटी में भी करीब 1.5 लाख के ऊपर जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड हुई। मैंने बताया कि बड़ी फर्म्स डेफिनेटली सेफ है, जिनका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, जो सालों से बिजनेस करती आ रही है इंडिया पे, लेकिन छोटी फर्म से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये फैक्ट इसलिए दिखाना चाहता था कि अ, ये तो हर किसी को समझ में आ रहा है कि बहुत मेजर फ़र्क पड़ रहा है। छोटी सारी जो फर्म्स रहेंगी, या तो वो अगर वो स्टार्ट भी करती हैं तो वो पिछला पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, और उन्हें वापस वो पूरा मार्केट बनाने में और वापस से रोलिंग में आने में और उसका पूरा कैश फ्लो बनाने में एक डिसेंट समय लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग भी जो अपने बिजनेसेस करते हैं, तो हम लोग हमेशा अपना एक पैरेलल सॉल्यूशन रेडी रखते हैं, है ना।
बिज़नेसेस में जैसे मेरी भी एक आदत है, इसलिए मैं अपने आप को एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बताता हूँ, क्योंकि मैं एक बिज़नेस पे फ़ोकस डेफ़िनेटली रखता हूँ, लेकिन उसके साथ में पैरेलल ऑप्शन ज़रूर तैयार करके रखता हूँ, ताकि ऐसे समय पे जैसा अभी जो समय चल रहा है, तो इस समय पे लेट्स से कि मेरा एक ब्रांड है द बगीरा स्टोर के नाम से, या फिर मेरा एक ओवरसीज़ ब्रांड है लेज़ी पैंथर के नाम से। तो लेट्स से कि अगर एक मेरे ड्रॉप शिपिंग ब्रांड और एक टी-शर्ट ब्रांड, दोनों पे फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि ये कंप्लीटली टेक्निकल जो है नहीं है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कहीं न कहीं पे ऑफ़लाइन डिपेंडेंसी भी है। तो अगर इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो मेरे जो बिज़नेस है वो किसी दूसरी चीज़ से बैलेंस हो सकें, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसा हो जाएगा कि बिज़नेस ओनर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक जो एम्प्लॉयर है, जो एक सैलरीड एम्प्लॉयी है, उसे सिर्फ़ सैलरी देनी पड़ती है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी बिज़नेस ओनर पे आती है, कंपनी के मालिक और इन सारे लोगों पे आती है, तो उन पे उतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और डेफ़िनेट सी बात है, अगर बिज़नेस में रोटेशन नहीं होगा, तो जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी किसी भी तरीके से आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। हर किसी की पॉकेट इतनी डीप नहीं होती है। वो बिज़नेस से बिज़नेस जनरेट किया जाता है, बिज़नेस का जो पैसा आता है उसी से सैलरीज़ जो है वो पे की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक तो अपने पैरेलल विकल्प जो है वो हमेशा रेडी रखो, अभी के समय के लिए नहीं, ठीक है? जैसे हम लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो या खुद का इंश्योरेंस हो, हम लोग क्यों करवाते हैं? हम लोग इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे कोई हमारे पास में ऐसी कोई परिस्थिति ना आ जाए। तो जब हम लोग उन चीज़ों पे इतना ध्यान रखते हैं, तो आप इतनी बड़ी चीज़ कैसे मिस कर सकते हैं कि अगर आपकी जीविका चलाने वाली जो चीज़ें हैं, लेट्स से आपका जॉब हो गया या छोटे बिजनेसेस हो गए, अगर उसी पे फ़र्क पड़ गया, क्योंकि वो चीज़ें बता के थोड़ी आती हैं, वो अगर उसी चीज़ पे फ़र्क पड़ गया, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपने इंश्योरेंस करवा लिया है, वो कंपनी की जवाबदारी होगी, आप प्रॉपर ईएमआई दे रहे हो, सब चीज़ें, और एक सही समय पे आपको अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है या कुछ, या हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं या आपकी फैमिली एडमिट होती है, तो उसका एक अच्छा वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, और हम लोगों को हमारी पॉकेट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी ये सोचा है आपने कि अगर जो हम लोगों के महीने के खर्चे हैं, अगर वो महीने के खर्चे देने वाली जो जगह है, जो हमारी जॉब है या हमारे बिजनेसेस हैं, वही बंद हो जाए कंप्लीटली, और वो, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने भारत सरकार पे तो हज़ार बार आप डिपेंड रह के देख चुके हैं, हम लोगों ने सरकारें चेंज होती देख ली हैं, बट कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड किसी भी तरीके से नहीं रहता हूँ। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं खुद से जितना हो सकता है, मैं सेल्फ कैपेबल बनूँ इस चीज़ के लिए, कि मैं खुद की चीज़ जो है जनरेट कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे निर्भर रहूँ, ना कि सरकार पे निर्भर। तो सरकार पे निर्भर रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। उससे ज़्यादा सही चीज़ ये होगी कि आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप दुनिया में कोई भी काम करें, लेट्स से बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक पैरेलल ऑप्शन होना चाहिए हमेशा, ठीक है? हमेशा एक पैरेलल ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अगर सीज़न का फ़र्क पड़ रहा है उस जॉब या बिज़नेस पे, तो भी आप दूसरी चीज़ पे फ़ोकस कर सकें। अगर कोई मंदी का फ़र्क पड़ रहा है, तो भी आप दूसरी चीज़ पे फ़ोकस कर सकें। तो कभी भी किसी टाइम पे कोई भी चीज़ अप डाउन हो रही है, तो आप पैरेलली उसको आराम से बैलेंस कर सकें, ठीक है? तो आई होप आपको इस चीज़ का अर्थ समझ में आया होगा कि हमेशा इनकम के मल्टीपल ऑप्शंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? और ये जो एटमी भी मैं कर रहा हूँ, ये कोई मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मैं सिर्फ इसमें हार्डली 1 डेढ़ घंटे के आसपास दिन में जो जितना समय बनता है, मैं उतना समय दे पाता हूँ। लेकिन मैं 1 डेढ़ घंटे में काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल स्किल्स आते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा और अगर आप बिज़नेस में हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक नई चीज़ जो है, एक नई इनकम अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके हाथ में रहनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि जिस टाइम पे क्या बोलते हैं, प्यास लगेगी तभी मैं कुआं खोदूंगा, तो ये तो बहुत गलत तरीका है, ठीक है? उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये है कि आप जब भी हैं, चाहे आप अपनी फैमिली में मुखिया के तौर पे हो या ना हो, लेकिन आप इस चीज़ के लिए अगर जवाबदारी ले लें, छोटी उम्र में भी जवाबदारी ले लें या बड़ी उम्र में भी जवाबदारी ले लें, तो एक मेजर चीज़ आ सकता है। आपकी फैमिली इनकम भी डबल हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें पड़ सकती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पैरेलल शेयर मार्केट में काम करते रहते हैं, तो एक एक ऑप्शन वो भी हो गया, जो मैंने इसके पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया होता। आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड के थ्रू आप रेगुलर पैसा आप जो है बना सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों बिज़नेसेस हैं, ठीक है? अब
पैरेलल जो ऑप्शन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप नया जॉब देख सकते हो या नए स्किल देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी जॉब जाने वाली है, मैं उनकी बात करता हूँ, अगर उनकी जॉब जाती है या वो जो कंपनी है वो उन्हें जॉब पे नहीं रख पाती है, दोनों केसेस में आपके पास में ऑप्शन क्या बचेगा? नया जॉब। नया जॉब आप तब कर पाएंगे जब किसी के एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करने की कैपेबिलिटी हो पाएगी, और वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं को उनको सैलरी देने के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? तो वो रिकवर करने में ही बहुत समय लगने वाला है। फिर दूसरा तरीका हो गया नया स्किल। नया स्किल में आप अगर सीख भी लेते हैं तो वो स्किल का रिक्वायरमेंट जिस इंडस्ट्री पे है, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि कोरोना से वो इन्फेक्टेड है, वो कोरोना से जो है वो इफेक्टेड है या नहीं इंडस्ट्री, ठीक है? अगर उस इंडस्ट्री पे भी उसका इफेक्ट पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो स्किल कोई काम का नहीं है, और अगर आप नया स्किल सीखने जाएंगे तो उसके लिए आपको एक डिसेंट समय जरूर लगेगा। तो कुल मिला के आपके पास में दोनों सोल्यूशन जो हैं वो कोई काम के नहीं है। अगर नया जॉब देखने जाते हैं तो सारी इंडस्ट्रीज़ की हालत बेकार है अभी, ठीक है? कोई अगर आपको कमिट भी कर देगा तो वो ये बोल देगा कि सर इंडस्ट्री की हालत बेकार है, मैं आपको उतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिला के अगर आप अपने वही 24 घंटे जो वही जो 8 घंटे जो आप 50,000 रुपये, 25,000 रुपये या 1 लाख रुपये बनाने में ले रहे थे या सैलरी उठाने में ले रहे थे, अब हो सकता है कि उस चीज़ की आपको वैल्यू ना मिल पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन नया बिजनेस भी नहीं है। मैंने जॉब का बताया, स्किल का बताया। जॉब भी सोल्यूशन नहीं है, नया नया स्किल भी सोल्यूशन नहीं है, नया बिजनेस भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? क्यों नया बिजनेस सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि अगर एस्टेब्लिश बिजनेसमैन उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं संभाल पा रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आप एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होने पे या बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आप जाहिर सी बात है स्क्रैच से एक नया बिजनेस जगह पे खड़ा नहीं कर सकते। और अगर आप स्क्रैच से एक नया बिजनेस बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उसको करीब करीब 1 साल लगता है ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या फिर उसको सस्टेन करने के लिए, या उससे थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करने के लिए। तो नया बिजनेस बनाना और उसके बाद में उसमें एक जो हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगना है वो एक अलग चीज़ है। तो नया बिजनेस खड़ा करना कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है ईज ऑफ बिजनेस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट एंड वीकली रिटर्न। क्यों? आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, मैं खुद बिजनेस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ तो हमें बिजनेस के जो आउटपुट हैं वो इमीडिएट नहीं मिलते हैं, ठीक है? बिजनेस बनाने के लिए बहुत लंबा आपको वेट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती है उसके साथ में। बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, कोई भी बिजनेस नहीं आता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं बिजनेसेस में, ठीक है? और जीरो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नहीं होता है। कोई भी बिजनेस सस्टेन करने के लिए या स्केल करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए उसको एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। प्लस उसको अगर आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक वो ब्रेक इवन क्रॉस नहीं कर पा रहा है तब तक आप उससे एक सर्टेन इनकम नहीं बना सकते हैं मंथली, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? इसका सोल्यूशन है एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन हो, और वो इकलौती एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है? और ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मेरे इतने बिजनेसेस होने के बाद में मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का रीज़न था ईज ऑफ बिजनेस, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा था कैश फ्लो, जो कैश रोटेशन होता है वो मेंटेन करना, वो फ्लो मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर इस तरीके की कुछ परिस्थिति आ जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं कि आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? और इन सब चीज़ों के करने के बाद में भी ऐसा है कि आप एक वीक, अगर आप एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं तो आप कभी उससे मंथली इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगता है उसको सेटल होने में, सस्टेन करने में, ठीक है? अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फायदा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फायदा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ठीक है? आपने एक सर्टेन प्रोडक्ट लिए, वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेट्स से आपने कोई भी एक प्रोडक्ट उठाया, आपने मान के चलिए कि आपने एक कोई क्रीम उठा ली या कोई शैम्पू उठा लिया, ठीक है? वो प्रोडक्ट और शैम्पू आप सालों से वैसे भी यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, अगर फेयर एंड लवली क्रीम का ही कैलकुलेशन करेंगे जो बहुत कॉमन चीज़ है, या आप लक्स सोप का ही कैलकुलेशन करेंगे, या फिर आप अपने एक कोई क्लोजअप का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे तो आप बोलेंगे कि पिछले 20-30 सालों से या 50 सालों से जो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, इनको आपने करोड़ों का टर्नओवर इंडिविजुअल फैमिली से दे चुके हैं ऑलरेडी, लाखों और करोड़ों का टर्नओवर दे चुके हैं, और उन लाखों और करोड़ों के टर्नओवर के अगेंस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है?
वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही चीज़ें होती हैं कि कंपनी डायरेक्ट आपको अपना पार्टनर बना देती है और जो बीच के मीडिएटर्स वगैरह होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप कंज्यूमर के तौर पे भी काम कर रहे हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। आपने कंज्यूमर के तौर पे काम किया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने किसी को रिकमेंड किया और उसने वो प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो जो पूरा ग्रुप, लेट से 100 या 200 लोगों का ग्रुप है, वो जैसे ही 100-200 लोगों का ग्रुप आपके प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करने लगता है, तो आपको उसका एक सर्टेन मार्जिन मिलता रहता है, जो भी कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो गई। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईज ऑफ बिजनेस हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं या बाकी बिजनेसमैन को फेस करने पड़ रहे हैं। हमें हमें अकाउंट देखना पड़ता है, मार्केटिंग देखनी पड़ती है, हमें एज अ सीईओ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करनी पड़ती है कि कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और उन सारे चैलेंजेस को करने के बाद में भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें लगता है कि इसके बाद में हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, राइट। अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का भी आप महीने का बिजनेस कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए में सारी कॉस्ट डाउन होने के बाद में हार्डली 10 से 15% के आसपास का मार्जिन बचता है। और मैक्सिमम इंडस्ट्री में यही होता है। अगर आप सारे गवर्नमेंट टैक्सेस और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो सारे टैक्सेस और सारी चीज़ें निकालने के बाद में जो मार्जिन बचता है वो नियर अबाउट जीरो होता है। तो बेटर होगा कि 1 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस, मुझे 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक तरफ करना है और 1 करोड़ रुपए मुझे एक तरफ महीने का जनरेट करना है, तो मैं फोकस करूंगा वो 1 करोड़ रुपए नेट मेरे महीने का जनरेट हो, ताकि उससे मेरे टैक्सेज होने के बाद में नेट मेरे हाथ में 70-75 लाख रुपए बचे और वो मैं अपने घरेलू कामों में या कोई दूसरी चीज़ों में ले सकूं। ठीक है, फिर जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें आप, छोटा सा पान ठेला भी लगा लेंगे, किराना शॉप भी लगा लेंगे, दूध डेयरी भी लगा लेंगे, कोई भी छोटे से छोटा, आज के ज़माने में एक बिजनेस को चलाने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिला के जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग एक इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस होता है। ठीक है, बिज़नेस करने की आसानी होती है, इसलिए बहुत आसान हो जाता है कि सारे के सारे जो भी नॉर्मल लोग हैं, लेट्स से कि वो कोई कंपनी में एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं या जॉब होल्डर हैं, सारे लोग ये बिज़नेस इसलिए कर पाते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा जो ग्राउंडेड लोग रहते हैं या आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय लोग रहते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज निकलती है ना। क्योंकि बिजनेस करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को बताना है, जोड़ना है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर्स तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाने हैं। एक बार आपने कस्टमर, आपको ना प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, ना आपको टेक्नोलॉजी बनानी पड़ रही है, ना आपको प्रोडक्ट के लेवल्स बनाने पड़ रहे हैं, ना ब्रांडिंग करनी पड़ रही है उसकी, ना XYZ, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। कोई प्रोडक्ट के फॉर्मूले आप नहीं बना रहे हैं, ना प्रोडक्ट को की लेवलिंग आप कर रहे हैं, ना प्रोडक्ट का अकाउंट आप देख रहे हैं, ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, ना कंपनी का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं। आपको सिर्फ ऐसा है कि सारी चीज़ें रेडीमेड मिल चुकी हैं, अब उस चीज़ को आपको एक नेटवर्क के थ्रू प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे समझ में तो ईज़ ऑफ बिजनेस आपको समझ में आया। किसी भी दुनिया के बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट पे नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि बिजनेस अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया, मान के चलिए एक इन्वेस्टमेंट लगा के, तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा, मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद में, चलो यार मेरा जॉब चला गया तो मैं एक सर्टेन बिजनेस डाल देता हूँ। बिजनेस डालने के बाद में आपको एक कैश फ्लो चाहिए रहेगा, रेगुलर आपके पास में एक इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए किराना शॉप ही डाल रहे हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा जब आपके जो गल्ला बोलते हैं, जो गल्ले का पैसा है, वही आपके रोटेशन में यूज़ होने लगेगा। तो वो कैश फ्लो मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाती हैं वो सब चीज़ें मैनेज। तो अ, तो कुल मिला के अगर आप उससे एक महीने का खर्चा निकाल के अपने फैमिली में देना चाहेंगे या अपनी ज़रूरत पूरा करना चाहेंगे, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा, ये मैंने यहाँ दे दिया है तो फिर मैं माल नहीं खरीद पाऊंगा, या माल खरीद लिया हूँ तो फिर फैमिली के खर्चे नहीं दे पाऊंगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने ये काम कर लिया, तो आपको वीकली चेक्स आने हैं। इसके लिए आपको महीने तक वेट भी करना पड़ सकता है बिजनेस के लिए या किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको रेगुलर वीकली चेक्स आने हैं। वो वीकली चेक्स का आपको रेगुलर फ़ायदा मिलेगा, पेमेंट आपको क्विक आएगा। पेमेंट देने लेने की जवाबदारी जो है वो एक बड़ी कंपनी की है। तो कुल मिला के आपने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है एज अ पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटी, पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे एटमी भी मैं कर रहा हूँ, तो ये कोई मेरी फुल टाइम इनकम, फुल टाइम काम के तौर पे नहीं कर रहा हूँ। मेरे रेगुलर जो दूसरे काम है वो एज इट इज़ चल रहे हैं। लॉकडाउन पे मेरे लेट से कि 2 बिजनेस पे फर्क पड़ा हुआ, तो मेरे के बाकी के जो बिजनेसेस हैं मैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ और उनसे पैसा जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सेम चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने चूज़ तो कर लिया है कि आपको एक पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटी लेने का मतलब क्या हो गया? आपने अपना एक सेपरेट इंश्योरेंस ले लिया है। पैसिव इनकम का मतलब एक वही है कि आपने
घरेलू जो खर्चे हैं उसके लिए आपने एक दूसरा एक इनकम ऑप्शन जो है ढूंढ लिया है, और वो इनकम ऑप्शन आपको इन फ्यूचर अगर आपकी चलती हुई कोई चीज़ रुक जाती है तो उसमें आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो आपकी एक स्टेपनी हो गई है, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी एक स्टेपनी रेडी रखो, नो मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आप कोई दूसरे बिजनेस पे जॉब पे, अपनी एक स्टेपनी जरूर रखो, क्योंकि आपको नहीं पता ये इतने सालों की जर्नी जो हर किसी की होती है, उन सालों की जर्नी में कब क्या सिचुएशन कहाँ पर आ जाए और कब कहाँ पे आपको जो है आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएं, या तो जॉब वाली या बिजनेस वाली, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आपने चूज कर लिया तो आपको ये पता समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब से एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पतिस बनाए हैं, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट करोड़पतिस बनाए हैं, दुनिया में जो मैक्सिमम करोड़पतिस बने हैं वो इसके प्री लॉन्चिंग फेज पे बने हैं, और मैक्सिमम जो सक्सेस स्टोरीज निकली है वो ऐसी सक्सेस स्टोरीज निकली है जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल, बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो फिर आपको सेकंड चीज़ चूज करनी है, एक सही प्लेटफॉर्म। और एक सही प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए एटमी से बेटर प्लेटफॉर्म 2020 में और इससे आगे आने वाले समय में बेस्ट कोई नहीं होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी हज़ारों वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि एटमी क्या है, एटमी काम किस तरीके से करती है, एटमी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, तो सारी चीज़ें हैं। और एटमी से जैसे यूएसए या बाकी जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी कंपनी चल रही है वहाँ पे लोग ने 4 से 5 साल देके, 3 से 4 साल देके करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए, मतलब $2 लाख से करीब $5 लाख साल का बना रहे हैं। $2 लाख मतलब करीब करीब आप मान के चलिए कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास बनता है, और $5 लाख मतलब मान के चलिए कि 3 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो ये सालाना इनकम है उनकी। तो अगर आप डेडिकेटेड 5-6 महीने भी फोकस करके काम कर लेते हैं, एक जगह पर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं और 10-20 हज़ार रुपए से लेके 50 हज़ार या लाख रुपए उठा रहे हैं, उसके साथ में अगर पैरेलल, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी पहले वाली जो आपकी सेफ जॉब है उसको छोड़ दें या कुछ कर लें, लेकिन अगर आप उसके साथ में पैरेलल भी ये काम कर लेते हैं तो ऐसा है कि एक बार सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करने तक का समय लगता है, वही थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे ही वो स्ट्रगल टाइम आपका खत्म होता है तो उसके बाद में आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर लेते हैं, मतलब आप अपनी सैलरी से जो पैसा उठा रहे हैं वो उठा ही रहे हैं, प्लस दूसरा आपका इस चीज़ से आपको रेगुलर पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एटमी के बारे में मैंने डिटेल्स ऑलरेडी दे दिया हूँ, ठीक है। और ये सारे मेंबर्स के लिए भी बहुत पीक टाइम है, चाहे आप एटमी के एग्जिस्टिंग मेंबर हो या कोई दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के हो। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड के कारण जो जॉब लॉस हुआ है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और जितनी जॉब्स जाने वाली हैं वो सारे के सारे लोगों को एक ना एक समय पे जॉब का रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा। तो अगर आप ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दें और उन्हें समझाएं कि अगर ये अपनी एक स्टेपनी हर कोई बना लेता है, एक पैरेलल इनकम सोर्स अभी से रेडी कर देते हैं, है ना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी काम आ सकती है। लेट्स से कि आप कोई दूसरे बिजनेस को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो बहुत सारे दूसरे एडवांटेज भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल समझें। अगर आप एक छोटी इनकम करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप अपने बड़े सपने देखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है, और ये समझ में आया है कि लॉकडाउन के चक्कर में कितनी सारे जो जॉब्स हैं वो उन पे इफ़ेक्ट हुआ है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है। और वही जो इफ़ेक्ट हुआ है, वही जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा सोल्यूशन जो उसका है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत आसान जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और अभी अगर आप अभी डिसीजन लेते हैं और अभी स्टार्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आप एक बहुत बेटर पोजीशन पे होंगे, क्योंकि इस समय जिसे ये वीडियो देख रहा है और इस समय जितने भी लोग एटमी से कनेक्टेड हैं, वो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है, आपको उसे सिर्फ यूज़ करना है। सिर्फ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में लेके रखने से कुछ नहीं होगा, उसे आपको यूज़ करना है और उसे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में एक अच्छी पोजीशन अचीव करनी है। और इसके लिए एक चीज़ और है कि मैंने देखा है, लोग जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचाना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है मार्केट खत्म हो रहा है। तो सर, मार्केट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का मार्केट, एक तो अपन इंडिया के मार्केट में बैठे हुए थे, इतना बड़ा मार्केट है। अगर आप सही प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचा देते हैं तो आप मान के चलिए आपने ज़िंदगी भर के लिए उन्हें कस्टमर बना लिया। और जैसे ही ज़िंदगी भर के लिए अगर आपने उन्हें कस्टमर बना लिया है तो कभी भी कोई व्यक्ति एक अच्छे प्रोडक्ट को नहीं छोड़ता है। आप सालों से फेयर एंड लवली यूज़ करते ही आ रहे हैं, भले उसकी
कोई भी क्वालिटी हो, आपने कभी क्लेम नहीं किया होगा, पेस्ट यूज़ कर ही रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर ही रहे हैं, जो मिल रहा है मार्केट में उसको अब उसी चीज़ को रिप्लेस करके है ना, और एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी एक सही कीमत में जो अफोर्डेबल प्राइस है उस पे लेके आप उन चीज़ों को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को या अपने नेटवर्क में, ठीक है? तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना होगा। तो आप इसके लिए इम्पेशेंट मत होइए। कोई भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं 6 महीने में ही लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दूँ। तो 6 महीने में ना अंबानी करोड़पति बना था, 6 महीने में ना फिर टाटा करोड़पति बने थे, 6 महीने में ना इन्फोसिस खड़ी हुई थी। दुनिया की कोई भी कंपनी, दुनिया का कोई भी बिज़नेसमैन 6 महीने में टॉप लेवल पे नहीं पहुँचा है। तो आपको जल्दबाज़ी किस चीज़ की? जब कंपनी को जल्दबाज़ी नहीं है, अगर आप वो पेशेंस रखना सीख गए और आपको समझ में आ गया है कि आपको सिर्फ एक ही की है इस बिज़नेस पे सक्सेसफुल होने का, वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहो, लगातार करते रहो, भले छोटा अचीवमेंट लो बट कंसिस्टेंट रहो, लगातार रहो। किसी छोटी-छोटी चीज़ से मोटिवेट डिमोटिवेट होने के कारण अगर आप काम करोगे तो आप बिज़नेस में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये और इस बिज़नेस में क्या, दुनिया के किसी भी बिज़नेस में आप सफलता नहीं ले पाओगे अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों से मोटिवेट या डिमोटिवेट हो। मोटिवेट हो रहे हो तब भी और डिमोटिवेट हो रहे हो तब भी, ठीक है? दोनों केसेस में। तो कोशिश करो आप सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने की, ठीक है? मुझे जनरली कोई भी चीज़ जो है उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि मेरी टीम काम कर रही है, मैं या टीम काम नहीं कर रही है, अपलाइन काम कर रही है, अपलाइन काम नहीं कर रही है। मुझे पता है कि मुझे इसे इतना समय देना है, ये मेरी खुद की समझ है और मैं उसी समझ के हिसाब से काम करता हूँ और मैं वही आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी के जाने, छोड़ने, चलने, रुकने और इन सारी चीज़ों से आप अपनी स्पीड कम मत करो, अपने काम पे उसका इफ़ेक्ट मत डालो, ठीक है? तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर किसी व्यक्ति के लिए जिनकी जॉब्स खतरे में हैं और मैं सारे एटमी मेंबर्स को बोलूँगा कि आप उन लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुँचाइए क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के पास में कोई काम नहीं है, ठीक है? उन्हें ये समझने की देर है कि इस चीज़ से क्या बड़ा अचीव किया जा सकता है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों की समझ में आया होगा। तो हम इम्पीरियल की तरफ से हम टीम इम्पीरियल की तरफ से फ़ोकस रखते हैं हम टीम इंडिविजुअल की तरफ से फ़ोकस रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पीरियल स्टेज तक पहुँचाएँ और हेल्प करें उनका उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो अभी भी अगर आप एटमी का हिस्सा नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जॉइन कीजिए हमारी स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम जो ग्लोबल एटमी नेटवर्क पे है। और स्मार्ट इसलिए बोलूँगा क्योंकि कोई दूसरी टीम इतने टेक्निकल तरीके से ट्रेनिंग जो है वो शायद डिलीवर ना कर पाए जितनी मैं कर सकता हूँ। और उसमें मेरा जो मेजर रीज़न है वो है मेरी सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप का, मेरे बिजनेस बैकग्राउंड्स का। तो उसका डेफिनेटली आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको मेरी प्रोफाइल के बारे में चाहिए तो आप नाम मेरा रितेश अंगारे गूगल कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा ट्रेनिंग समझ में आया हो। मेरा इस ट्रेनिंग को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाले खतरे हैं उनसे अवेयर करवा सकूं, आपको समझा सकूं। चाहे वो एटमी मेंबर जो एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है। आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ की अहमियत को समझें और फोकस रखें। और वैसे ही जो आपके कलीग, दोस्त या फ्रेंड्स हैं जो सेम सिचुएशन पे हैं तो उन्हें पैरेलल एक स्टेप नहीं रेडी करने को बोलें, जो इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करने को बताएं। आप ये प्लेटफॉर्म उन्हें जो है इंट्रोडक्शन दें उसका, है ना? सो थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही कुछ नए वीडियोज़ के साथ में आपको वापस ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच।